गाय को घास फूस देकर आदमी इसलिए पालता है कि वो दूध दे, लेकिन दूध देते समय अगर वो गाय सौदा करने लगे तो बेचारे ग्वाले पर क्या बीतेगी? बोलो। माफी चाहता हूँ पापा, लेकिन आप लोगों ने मुझे दूध देता गाय की तरह नहीं पाला है, बल्कि बुझा उठाने वाला बैल की तरह पाला है। आखिर कब तक मैं इस तरह बुझा उठता रहूं? कल को मेरा भी बच्चा होगा, परिवार बढ़ेगा। मैं इस तरह आप लोगों के लिए मेरा पैसा क्यों बर्बाद करूं? शाबाश बेटा। माँ बाप, भाई बहन के लिए पैसे खर्च करने से पैसे बर्बाद होता है, और नहीं तो क्या? फर्ज और कर्तव्य की दुहाई सिर्फ मुझे दी जाती है। बड़ा भाई होने की नाते मेरा फर्ज होता है कि मैं छोटी बहन की शादी में पैसे खर्च करूं, और ए बहन बेचारे ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर यहाँ मायके में पड़ी है। उसका कोई कसूर नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। यहाँ पड़े पड़े उसको खाना ठूसाने में भी मेरा खर्च होता है पापा। ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने किसी को अपनी शादी कराने नहीं कहा था, और ना ही खाना ठूसाने के लिए किसी के आगे हाथ जोड़े थे। पापा, अगर आपको मेरा यहाँ रहना किसी को भारी लगता है तो मैं अपनी इंतजाम होटल में कर लूंगी। होटल में रहने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है मैडम। तुम्हारे पास ना पैसे है, ना ससुराल वालों का साथ, तो होटल में कैसे रहोगी मैडम? कहीं और कोई तरीके से पैसे कमाने का इरादा तो नहीं कर रही हो? अशोक, शायद तुम ये भूल रहे हो कि अंजलि तुम्हारी छोटी बहन है और मेरी बेटी। तुम्हें उसको कुछ भी कहने का हक नहीं है। वाह पापा, किसी के लिए पैसे खर्च करने के लिए आप हमेशा भाई बहन की दुहाई देते हो, और अगर मैं उसी भाई बहन को कुछ कह दिया तो आप मुझे ये बोलते हो कि मुझे उन लोगों को कहने का कोई हक नहीं। ऐसा क्यों पापा? मुझे इस घर में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों होता है? और तो और मैं इस घर की बड़ा बेटा हूँ, और मैं महीने में 20,000 रुपये कमाता हूँ, और राकेश सिर्फ 8,000 कमाता है। फिर भी आप उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं पापा, और मुझे हमेशा क्यों नीचा दिखाते हैं? बोलिए। 8,000 महीना कमाने वाला चुपचाप घर खर्चे के लिए 7,000 देता है, और महीने में 20,000 कमाने वाला यानी तुम घर खर्ची के लिए सिर्फ 10,000 देते हो और हिसाब किताब बता रहे हो। दैट इज द डिफरेंट। अगर मैं राकेश को भी तुम्हारी तरह पढ़ाता तो वो भी तुम्हारे तरह एक अफसर बनता और बहुत पैसा कमाता। क्या मैंने आपको मना किया था कि आप राकेश को मत पढ़ाइए? नहीं, किसी ने नहीं कहा था। उस समय मेरे पास इतनी पैसे नहीं थे कि मैं तुम दोनों को पढ़ा सकूं, इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए उसे गैरेज भेज दिया, और वो किसी को कुछ ना कहकर गैरेज में काम किया। मेरा राकेश हीरा है, हीरा। बिमला, तुम्हें जो उसने आज 5,000 रुपये दिया है उसको तुम लौटा दो। नहीं चाहिए उसका पैसा हमें। उसको पैदा करने में हमने जो पाप किए हैं, इसके लिए मैं उसको अपनी पैसों से मुफ्त की रोटी खिलाऊंगा। मैं उस बेशर्मों की तरह नहीं हूं जो मुफ्त की रोटी तोड़े, और ना ही किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए बेवकूफ बनूंगा। मिस्टर अशोक, तुम ये भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं उस आदमी से बात कर रहा हूँ जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जिसके पास उसकी बच्चों की गलतियों को सुधारने की हिम्मत नहीं है, जो अपनी परिवार की नाव को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। मैं ऐसे एक कमजोर और बूढ़े आदमी से बात कर रहा हूँ। इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें छोटे से बड़ा किया। क्या तुम उसे नहीं जानते? नहीं जानता। जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें जॉब करने के लिए 30,000 रुपये दिया था, क्या तुम उसे नहीं जानते? नहीं जानता। और तो और जिस बूढ़े और कमजोर आदमी ने तुम्हें अपना खून देकर बचाया था, क्या तुम उसे भी नहीं जानते? नहीं जानता। मैं किसी को भी नहीं जानता। बेशरम, एहसान फरामोश, निकल जा मेरे घर से। तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं। मिस्टर दीनानाथ तिवारी, जब तक आप आपकी बेटी की शादी के लिए मुझसे लिए हुए 1 लाख रुपए सूद समेत वापस नहीं करते, तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। जब आप मेरे पूरे पैसे दे दोगे, तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है मिस्टर अशोक, आज से बल्कि अभी से मैं यहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींचता हूँ। वो लकीर इतनी मजबूत होगी ताकि मैं, मेरी बीबी और मेरी बच्चे उस लकीर को पार करके कभी तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, और ना ही तुम कभी उस लकीर को पार करके हमारे पास आओगे। ये बात तुम याद रखना। और रहा तुम्हारा 1 लाख रुपए देना, मैं 1 साल के अंदर तुम्हारे सारे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा, चाहे मैं गिरवी क्यों ना पड़ जाऊं। और अगर इस 1 साल में
मेरी मौत हो जाए तो तुम मेरी चिता को हाथ भी मत लगाना, मेरी श्राद्ध में पिंड दान भी मत करना, समझे तुम? उसके बाद दीनानाथ अपने घर की बीचों बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर अनु एक लड़के को जन्म देती है। सुनो बिमला, मैं आज वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन क्यों? आपकी तो 5 साल और थी जॉब ना। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मुझे मेरी पीएफ फोन मिल सकती थी और उस पैसे से मैं तुम्हारी बेटे की पैसे कुछ चुका सकता हूँ। और हाँ, पैसे की रकम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने अब रामू लाल की दुकान पर सुबह 8 से लेकर रात की 10 बजे तक काम करूंगा। इससे जो पैसे आएंगे वो भी तुम्हारी लाडला बेटा का कर्ज चुकाने में काम आएगा। पापा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं दिन रात मेहनत करूंगा और भैया का सारा पैसा चुका दूंगा। आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं बेटा, तुम पर तो मुझे आपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन ये मेरी जंग है और मैं ही मेहनत करूंगा। मैं किसी के ऊपर बोझ डालना नहीं चाहता। लेकिन ऐसे काम करने से आपका तबीयत खराब हो सकता है। क्या होगा मुझे? ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा ना, तब भी तुम लोगों के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरी नाम का इंश्योरेंस का पैसे मरने के बाद तुम लोगों को मिल जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद अनु अपने बेटे को लेकर अशोक के साथ घर आती है। ए क्या? मम्मी जी, रानी और गीता ताई, कोई भी बाहर नहीं है? बच्चे को आरती कर कर अंदर लेने के लिए तुमने उन्हें नहीं कहा था क्या? मैं आ रही हूँ बोलकर तुम जाओ, सबको बुला कर लेकर आओ। और एक क्या, यहाँ पे ये लकीर कैसा? तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर अनु बच्चे को लेकर घर की अंदर जाती है। घर की अंदर भी लकीर देखकर वो हैरान हो जाती है। और तो और सारे घर वाले बच्चे को लकीर की दूसरी तरफ रहकर सिर्फ देख रहे थे। कोई भी अनु के पास आकर उसे गले नहीं लगाया, बच्चे को प्यार से गोदी में नहीं उठाया, यहाँ तक कि कोई अनु से बात तक भी नहीं किए। उसके बाद वो सब कमरे की अंदर चले गए। ये सब देखकर अनु को बहुत बुरा लगता है। सबको क्या हो गया है? सब मुझे देखकर ऐसे अनजानों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? कोई भी मुझसे बात भी नहीं किए, यहाँ तक कि कोई बच्चे को खुशी से गोदी में भी नहीं लिया। क्या हुआ है सबको? बोलो ना। उसके बाद अशोक अनु को सारी बात बताता है। ये बात सुनकर अनु बहुत दुखी होती है। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।